हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि डीएसएसबी के नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग डीएसएसबी में जीके का सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक ज्योग्राफी में मैंने अब 2 चैप्टर करवा दिए हैं और आज से हम लोग अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। इतिहास का मतलब होता है वर्तमान की आंखों से अतीत को देखना, मतलब आज के नज़रिए से हम लोग अपने पास्ट को देखते हैं। जो भी बीत गया है, जो अच्छा बुरा जो भी था, वो सब क्या है, हमारा इतिहास। तो मोटे तौर पर अगर हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, मोटे तौर पर हम इतिहास को 3 भागों में, आपने देखा ही है कि 6, 7 और 8। 6 की बुक को कहते हैं प्राचीन काल, 7 को बोलते हैं मध्यकाल, और जो हमारी 8वीं की उसको बोलते हैं आधुनिक काल। तो सेम वही है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 3 कालों में हमने अपने इतिहास को बांटा है। अब थोड़ा सा उसका देख लेते हैं कि क्या टाइमिंग है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को क्या बुलाता है, प्राचीन काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसमें 99% की हिस्ट्री हमारी इसी में ही है। याद रखिएगा, ये काल एक ऐसा काल है जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। पूरी तरह से हम लोग किस पे निर्भर हैं, जो पुरातत्व, जो खुदाई के दौरान हमें अवशेष मिले हैं, वो खोपड़ी हो गई, हड्डियाँ, औजार हो गए, या कुछ भी कह लो, जो भी हमें कॉइन्स मिले, जो कुछ भी मिला है, वो सब पुरातत्व वाला जो चीज़ें हैं वो सब किस में आएंगी, प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं है। पूरी तरह से किस पर है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को क्या बोला जाता है, प्राचीन काल। मध्यकाल है 750 से लेकर 1707 ईस्वी तक, हमने बांटा है ये अपने हिसाब से। 750 से 1707 ईस्वी। 750 में आपको पता है कि अरबों का आक्रमण हो चुका था। 712 में रावर का युद्ध हुआ था। तो अरबों का आक्रमण से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब तक मुगल बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक का काल जो था, वो मुगलों का बहुत चरम, जिसे कहते हैं चरम सीमा पर पहुंच गए थे वो अपने विजयी अभियान में। बट जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1706 या 1705 में अंग्रेज़ों का आगमन पूरी तरह से हमारे भारत में हो गया था, तो तब से क्या हुआ, मुगलों का पतन शुरू हो गया। तो उस काल को बोला जाता है मध्यकाल। तीसरा है हमारा आधुनिक काल, 1707 औरंगजेब की मृत्यु से, यानी जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, लेकर 1947 आज़ादी तक के काल को क्या बोला जाता है, आधुनिक काल। याद रखिएगा 1707 इसलिए लिया है क्योंकि उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल आ गए थे, उनके साथ क्या ब्रिटिशर्स का भी चल रहा था काल। तो ये वही वाला काल है, और 1947 जब हमें स्वतंत्रता मिली है, तो यहाँ तक के काल को बुलाता है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल को अब मैंने फिर इसको अलग से तोड़ दिया है आपको समझाने के लिए। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल जिसका कोई भी हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, ये इसमें है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना होना, पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर। मैं बता चुकी हूँ आपको, पुरातात्विक सिक्के, मोहरे, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है, परंतु अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। आदि ऐतिहासिक काल वो काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। इसका एग्जाम्पल है हमारा हड़प्पा सभ्यता। क्या एग्जाम्पल है इसका, हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पर एक धौलावीरा जगह है गुजरात में, वहाँ से एक सूचना पट मिला था हमें, कुछ इस तरह से एक सूचना पट मिला था जो लकड़ी के फ्रेम पर है और कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिपि में कुछ चिन्ह अंकित बोल सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोग वो पढ़ नहीं पाए। तो किस में आ जाएगा वो, आदि ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं गया, तो क्या है उसका एग्जाम्पल हमारा हड़प्पा सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी है और हम लोग उसे पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल यानी लिखित साक्ष्य भी है और हम लोग उसे पढ़ भी चुके हैं और हमें पता है कि वो कब का है और उसमें क्या लिखा है। यही हमारा क्या है, ऐतिहासिक। जो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, जो हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, मौर्य काल हो गया, जैन धर्म और क्या कहते हैं बौद्ध धर्म, और आगे समुद्र जितनी प्रशस्तियाँ हैं, ये सब क्या है, ये सब पढ़ी जा चुकी हैं। तो ये सब किस में आएंगी, हमारी ऐतिहासिक काल में आएंगी। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, वैदिक सभ्यता से आगे,
वैदिक से हमारे सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद था, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट कौन सा हमारा अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों से क्या हुआ, शुरुआत हुई वैदिक सभ्यता की, और उसके आगे जितना भी लिखित सामग्री मिली वो सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो वो आ जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल में। एक चीज़ बताती हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा पत्थर, स्टोन एज, पत्थर काल जैसे बोला जाता है, स्टोन एज, जो पत्थरों के बारे में पूरा, पत्थरों के द्वारा मानव का जीवन निर्वाह होता था, पत्थरों के वो औजार बनाता था, अपना शिकार करता था और शिकार और संग्रहण करता था, बस ये। नेक्स्ट आ गए, अगर हम सेकंड देखें, ये हमारा प्राचीन काल था जिसको 3 भागों में। अब सेकंड है हमारा मध्यकाल, 750 से 1700 साल। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से सबसे पहला वाला, 750 से 1206। 750 में देखो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हमारे ऊपर तुर्कों ने और अरबों ने आक्रमण कर दिया था। और ये जो है हमारा 1206 वो काल है जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की गद्दी यानी दिल्ली सल्तनत काल यहाँ से शुरुआत होता है, याद रखिएगा। पूर्व मध्यकाल 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का काल है। यहाँ पर राजपूतों का शासन था 750 तक। उसके बाद धीरे धीरे किसका शासन आने लगा, तुर्कों का। ठीक है, सबसे पहला शासन आपको पता है सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है ये। और 1206 में सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना कि इस्लामिक जो बैठा हमारे यहाँ पर गद्दी में दिल्ली सल्तनत पे, वो कौन था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 गुलाम वंश की स्थापना करी थी उसने, क्योंकि वो किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। तो पूर्व मध्यकाल में 750 से 1206 ईस्वी तक का काल को क्या होता है, पूर्व मध्यकाल। इसे राजपूत काल भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग यहाँ तक जिसे कहते हैं कि 750 से 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, मोहम्मद गौरी और क्या कहते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। तो 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, परंतु 1192 में वो उससे हार गए थे। तो तराइन का युद्ध तक भी आता है कई बार, 1191 तक भी लिखते हैं कि उसके बाद के काल को सल्तनत काल बुलाता है, याद रखिएगा। लेकिन 1206 है एग्जैक्ट, क्योंकि 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था। हालांकि वो अपने को हमेशा उसने नौकर ही समझा था मोहम्मद गौरी का, बट हमारा सल्तनत काल 1206 से शुरू हो जाता है। इसको राजपूत काल भी बोला जाता है। अगर इससे पहले देखें 750 के एरा में, तो हमारे आपको पता होगा गुज्जर प्रतिहार थे, कुछ वंश, राष्ट्रकूट वंश थे, ये सब क्या थे, इसी के ही दायरे में आते 750 के टाइम पर। चोल, चेल और पांड्य, साउथ में आपने पढ़ा है कि चोल, चेल और पांड्यास क्या करते थे, ये जो चोल थे कर्नाटक के, चेर हमारे केरल के, और क्या कहते हैं ये हमारे पांड्या जो थे ये तमिलनाडु के थे। तो ये इनके बीच में भी लड़ाई चलती रहती थी। तो साउथ में ये वाला काल चला था चोर, चेल और पांड्या का। दूसरा आ जाता है हमारा सल्तनत काल। मैंने कहा था ना कि 1206 से सल्तनत काल का आगमन हो गया। और सल्तनत काल कब तक रहा, 1526 तक। 1526 याद रखिएगा, कई बार आता है। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसे सल्तनत काल किसको बुलाया जाता है। 1206 से 1526 पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और किसकी स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी। और उसके बाद मुगल काल शुरू हो गया। आप ध्यान, मध्यकाल में अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि मुगलों का काल किस काल में आएगा, तो याद रखिएगा मध्यकाल का हिस्सा है मुगल काल। सल्तनत काल बुलाता है 1206 से 1526, जब बाबर का आगमन हो गया था। बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया और सल्तनत काल को हटा के क्या कर दिया, मुगल काल की स्थापना करी, मुगल वंश की स्थापना। और मुगल काल क्या है, 1526 से 1707। 1526 में बाबर ने जब पानीपत के युद्ध में हराया, उसके बाद 1707 औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई इस साल, तो उसके बाद उत्तरवर्ती जो भी मुगल आए वो पतन के कारण बने मुगल वंश के। 1526 से 1707 के बीच का पीरियड मुगलों का बहुत ज़बरदस्त था। लगभग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त राज किया भारतवर्ष पर। ठीक है, 1526 से 1707। ठीक है, और जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद के जितने भी राजा आए ज़्यादातर वो सब क्या थे, अय्याश थे, बेकार थे एकदम,
लड़ाई में कोई जीत नहीं हासिल करी और जो भी इनके पास राजवंश था उनको ये पूरी तरह से ले डूबे और किसके अधीन हो गए, अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गए हम स्रोत। देखिए इन सब के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ और कैसे बता रही हूँ, तो कोई ना कोई माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि ये प्राचीन काल है, मध्य है, आधुनिक है, सल्तनत है, मुगल काल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। स्रोत मतलब किसी को जानने का कोई तरीका, ठीक है। तो स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो खुदाई के दौरान मिलते हैं हमें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई मोहरें मिली हैं या सूचना पट मिला है या पत्थर के शिलालेख मिले हैं, उनमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अशोक के जो स्तंभ लेख थे अशोक ने बनवाए, सत्यमेव जयते जो आप देखते हो, वो सब क्या है, वो सब हमारे किस में आएंगे, पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातत्व वालों ने, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने खुदाई के दौरान इन अवशेषों को एकत्रित किया और किस में आ गए, ये पुरातात्विक स्रोत में, ठीक है। ये होते हैं शिलालेख, पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ है, गुफालेख, गुफाओं के अंदर जब आदमी कुछ लिखता था या चित्रकला करता था, या स्तंभ लेख, स्तंभ पर ज़्यादातर वो अशोक मौर्य काल की देन है हमारे स्तंभ लेख, याद रखिएगा। मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है, उसके स्तंभ लेख। क्या अनुशासन के नियम लिखवाए थे, कुछ अभिदम्भ जिसे कहते हैं ना, धम्मा वगैरह, अशोक ने कुछ अपने क्या लिखा है, जगह जगह स्तंभ लेख पर अपने नियम और कानून लिखवाए थे कि किस तरह से एक राजा को रहना चाहिए और किस तरह से उसकी प्रजा को रहना चाहिए। प्रजा को अपना पुत्र समझना चाहिए राजा को, और स्पेशली उससे तब करवाए जब वो कलिंग का जब उसने युद्ध लड़ा और उसके बाद उससे कभी ना युद्ध लड़ने का फैसला लिया था, तो उसके बाद उसने स्तंभ लेख का निर्माण करवाया जगह जगह। नेक्स्ट आ गए साहित्यिक स्रोत में, आ गए हमारे वैदिक ग्रंथ। यानी वैदिक ग्रंथ, जब वेदों का आगमन हुआ, सबसे पहला आपको पता ही हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और आखिरी ग्रंथ कौन सा है हमारा, अथर्ववेद। विदेशी विवरण, हमारे जितने भी राजा हुए हैं तो इनके टाइम पर कई बार बाहर विदेशों से भी कई क्या है, राजदूत आए, कई यात्री आए, उन्होंने भी हमारे देश के बारे में बहुत सारे विवरण लिखे हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो कौन से हैं। दूसरा आ गया हमारे बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ भी जैसे विनय पीटक है, सुत पीटक है, कुछ नियम्स वगैरह होते थे। जैन ग्रंथ भी है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। इनके अपने अपने धर्मों के हिसाब से इन्होंने कुछ अनुशासन बनाए, कुछ अपने विचार दिए, उपदेश दिए, और क्या है, इनके भी अपने अपने ग्रंथ हैं। ये साहित्यिक में धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो साहित्य होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता। जैसे बोला जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जबकि भारत में कई सारे धर्म एक साथ मिलकर आराम से रहते हैं। क्योंकि हमारे देश के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखा जाए तो किसी भी धर्म को हमने नहीं माना। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो होता है जो किसी के फेवर में नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा। वो अपने हिसाब से, अपने नियमों के हिसाब से कि क्या जनता के लिए सही होगा कुछ, ठीक है। अब हम आ गए पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से हैं, सिक्के, मूर्तियाँ, मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं हमें, मोहरें मिली है हमें सेल खड़े की, और क्या कहते हैं, भवन मिले हैं, एक राजा प्रसाद, एक दाढ़ी वाला बाबा मिला है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे। औजार मिले हैं कुछ जिससे आदि मानव अपना शिकार किया करता था। ये सब किस में आ जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत। और कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख भी हैं, मैंने कहा था ना ये कि पुरातात्विक स्रोत यानी ये मिट्टी पर, पत्थर पर लिखे हुए। हाथी गुम्फा अभिलेख है एक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, हर बार आते हैं पेपर में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल, ये कलिंग नरेश था। कलिंग यानी जिसको आज वर्तमान में उड़ीसा बोला जाता है, ठीक है, वहाँ का राजा था खारवेल। और उसके बारे में क्या है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख, उसके बारे में इसका जिक्र है। दूसरा हमारा प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के बारे में है, गुप्ता डायनेस्टी है जिन्होंने करी है। समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति उनके बारे में लिखा गया है, उनकी प्रशंसा की गई है। और प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। दूसरा हमारा आ गया नासिक अभिलेख। नासिक का है MP में। गौतमी पुत्र शातकर्णी, क्या है ये, इनके बारे में नासिक अभिलेख में लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन थे मालवा नरेश, इनके बारे में किस में लिखा गया, मंदसौर अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय, याद होगा आपको, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक फेमस लाइन ये है कि इन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का क्या किया था,
उन्हें हरा दिया था और पूरी तरह से वर्धन जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो गया था। तो हर्षवर्धन को हराने वाले थे एहोल, उसके पुलकेशिन द्वितीय थे। और इनका कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख में इसका जिक्र भी है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ाई हुई थी और क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी उसमें। नेक्स्ट हमारा भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, किसके उसमें? ये स्कंदगुप्त, ये भी गुप्तों के ही डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, गुप्ता वंशावली। फिर आ गए हमारे साहित्यिक स्रोत, ये सारे क्या हैं हमारे? याद रखिएगा, ये सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्व मतलब कोई पत्थर की खुदाई के दौरान मिले हुए हैं ये सारे अभिलेख। अब आ गए साहित्यिक यानी लिखे हुए अभिलेख। साहित्यिक स्रोत, वैदिक ग्रंथ, सबसे पहले वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ, जितने भी कह लो, ये सब किस में आ जाते हैं? वैदिक ग्रंथ, जो वेदों से संबंधित है। दूसरा आ जाते हैं हमारे बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश और त्रिपिटक, ये इनकी किताबें हैं। बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है? दीपवंश, महावंश और त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 वो है, बेसिकली 3 ग्रंथ ऐड है। एक है इसका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी पता भी चल रहा हो, यानी तीन क्या कहते हैं? 3 अलग अलग ग्रंथों को एक छोटी सी टोकरी में डालकर क्या बना दिया गया? त्रिपिटक बना दिया गया। पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के विचार और उपदेश हैं। ये बहुत बार आता है कि त्रिपिटक का जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है, किसके लिए फेमस है वो? तो वो है बुद्ध के विचार और उसके उपदेश दिए गए हैं हमारे सुत्त पिटक में। दूसरा है विनय पिटक, जो बौद्ध मठों में आते थे भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उनके अनुशासन के नियम कहाँ लिखे गए हैं? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत का दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक दर्शन बताया गया है कि बौद्ध धर्म की क्यों आवश्यकता है या क्या क्या है इसमें, ठीक है, किस वजह से इन्होंने समाज को एक नया आईना दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र है। एक भिक्षु थे भद्रबाहु, उन्होंने एक वो ग्रंथ लिखा था कल्पसूत्र, और दूसरा एक भगवती सूत्र। और जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। बहुत बार आता है क्वेश्चन कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, आगम। अब आ गए हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ऐसा साहित्य जिससे उस काल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, समाज के इसमें राजा और राजाओं के बारे में नहीं लिखा गया, उस समाज के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक और क्या कहते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो वाले जो साहित्य होते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, सबसे पुराना राजनीति के ऊपर लिखा गया एक किताब है ये, किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, या फिर जिसे कहते हैं चाणक्य या फिर कौटिल्य। क्या है ये? कौटिल्य, यानी विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है ये, किस तरह से राजा को अपना तंत्र चलाना चाहिए, और इसी के आधार पर जो मगध जो राज्य था वो बहुत आगे तक बढ़ा। कुछ बहुत ज़्यादा इनका योगदान था अशोका को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने में। इनकी एक किताब थी अर्थशास्त्र, किसने लिखी है? कौटिल्य ने। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ, और किससे संबंधित है? मौर्य काल से। दूसरा है मुद्रा राक्षस, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। इन्होंने भी मौर्य वंश से संबंधित एक किताब लिखी है, लेकिन इन्होंने अर्थशास्त्र के अगेंस्ट में लिखी थी। याद रखिएगा, इन्होंने कौटिल्य के अगेंस्ट में जो अर्थशास्त्र में राजतंत्र के नियम दिए गए थे, इन्होंने उसकी क्या की? उपेक्षा की है, गुस्से में, जिसे कहते हैं ना कि विपरीत, अगेंस्ट में लिखना। तो इस बुक में जो हमारे कौटिल्य हैं उनके बारे में, उनके जो राजतंत्र के नियम थे उनके बारे में बोला गया कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई राजतरंगिणी, ये भी एक कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये भी क्या है कि फेवर में नहीं है राजाओं की किताबें। मुद्रा राक्षस भी फेवर में नहीं है, और ये भी क्या है? विपरीत है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक किताब है, जिसमें कश्मीर में उस समय जो राजा थे उनके कटाक्ष किया गया है कि वो इस तरह से राज्य करते हैं, जबकि वो गलत है। उन्हें समाज के हिसाब से चलना चाहिए, वो लोगों की क्या चाहत है, लोग कैसे जीना चाहते हैं, उस हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। तो उन्होंने जो जैसे कहते हैं ना राजाओं के बारे में क्या लिखा है, बहुत कुछ गलत लिखा है इसमें। बोल सकते हैं कि राजाओं को एक आईना दिखाया है कि अगर तुम्हें राज करना है तो तुम्हें समाज के लोगों को अपने साथ मिलकर चलना पड़ेगा, जो तुम्हारा। तो अगेंस्ट में लिखी है राजतरंगिणी भी और मुद्रा राक्षस। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी हुई है,
ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है, एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, सिंपल सी है। और ये क्या है, मौर्यों से पहले और मौर्य काल की जानकारी प्रदान करती है ये, समझ गए। नेक्स्ट आ गया हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में आ जाएगा इंडिका, हर बार आता है ये क्वेश्चन कि इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर, कौन था ये, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मौर्य दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके दरबार में ये आया था और इसने यहाँ देखा कि राजा को बिल्कुल सिक्योर करके, आपने 6th में पढ़ा भी होगा बुक में कि बिल्कुल ऐसे रहते हैं पालकी में, और पूरा जो घर है उनका लकड़ियों से बना हुआ है। इसने उस समय जो मौर्य काल की जनता थी वो कितनी खुश थी अपने राजा से, उसके बारे में इन्होंने बताया अपनी किताब इंडिका में। और ये कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। मौर्य काल में आए थे, किसमें, चंद्रगुप्त के काल में। चीनी लेखक थे फाहियान, ये इन्होंने एक किताब लिखी है फू यू की। चीनी लेखक फाहियान किसके बारे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और फाहियान आया था चंद्रगुप्त, जो गुप्ता वंशावली से, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड, उसके दरबार में आया था फाहियान। और इसने फू यू की पुस्तक लिखी है। और क्या करा, उस टाइम पर एमपी यानी मध्य प्रदेश की जनता के बारे में इसने लिखा कि वो समाज किस तरह से सुखी और समृद्ध था। नेक्स्ट आ गए हमारे हेनस्यांग, फाहियान और हेनस्यांग। हेनस्यांग ह से हेनस्यांग और ह से हर्षवर्धन, ये राजा हर्षवर्धन के काल में हमारे यहाँ आए थे और इन्होंने किताब लिखी है CU की, जो किस पर, यह भ्रमण वृत्तांत पर, कि किस तरह से ये आए और किस तरह से ये गए। इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित किया और ये वापस चाइना चले गए। तो इन्होंने ये हर्षवर्धन के काल का जिक्र किया है कि किस तरह से हर्षवर्धन कार्य किया करते थे। दूसरा, ये हेनस्यांग नालंदा विश्वविद्यालय, जो बहुत तगड़ा था उस टाइम बौद्ध धर्म से संबंधित, नालंदा बिहार में है, याद रखिएगा। वहाँ पर भी इन्होंने यात्रा करी थी, वहाँ जाकर भी इन्होंने बुद्ध से संबंधित उपदेश और जो भी उनके विचार थे उनको सुना था, वहाँ जाकर पता लगाया था। अब हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर पूरा पाषाण काल यानी 5 लाख से 10,000 BC, सबसे बड़ा काल, लाख से 10,000 में आ गया। 99% का जो इतिहास है वो पूरा पाषाण काल में है, समझ गए। तो ये हमने प्राग ऐतिहासिक काल जो ऊपर देखा था ना, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर कर रहे थे, ये वो वाला काल है। इसको हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमारा 5 लाख से 10,000 BC तक है। मध्य पाषाण काल को हमने 10,000 से लेकर 7,000 BC, यानी जैसे हिंदी में ईसा पूर्व भी बोला जाता है। और नव पाषाण काल को हमने 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व में बांटा है। अब सबसे पहले हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण जो 5 लाख से 10,000 BC था, ये इतना बड़ा काल है। ये इतना बड़ा काल होने के कारण इसको भी हमको 3 भागों में विभाजित करना पड़ता है। निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, 5 लाख से 1 लाख के बीच का काल को क्या बोला जाता है हमारा, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। और फिर आ जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल, 40,000 से 10,000 BC तक के काल को क्या बोला जाता है, उत्तर पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। सर्वाधिक लंबी अवधि का काल है, ये आपको दिख ही रहा है, 5 लाख से 10,000 तक का। तो यानी सबसे लंबी अवधि का काल कौन सा है हमारा, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक लंबी का काल कौन सा था, तो पूरा पाषाण काल। पूरी तरह से मानव किस पे था, शिकार पे निर्भर करता था, याद रखिएगा। और जो आसपास उसे, ये नदियों के किनारे पर जो रहता, तो आसपास छोटा मोटा जो भी उसे मिलता था, फल फ्रूट या जड़ें वगैरह, उनको संग्रहित करता था। तो पूरी तरह से क्या था, शिकारी और संग्राहक था इस वक्त आदमी, ठीक है। नेक्स्ट आ गए, कृषि की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी इस वक्त, उसे कृषि करनी नहीं आती थी। वो पूरी तरह से किस पर था, अपने शिकार पे निर्भर करता था अपने खाने के लिए, अगर भोजन संबंधी बात करें। बड़े और बेडौल पत्थर, शुरू में उसको बिल्कुल नहीं पता था, तो पत्थरों को ही पकड़ के क्या करता था, तोड़ तोड़ के उन्हें छोटी मोटी शेप से, उनसे ही क्या करता था वो शिकार करता था। इसीलिए इस वाले काल को क्रोड तकनीक से निर्मित
वो भी बोला जाता है कि क्रोड़ तकनीक या फलक संस्कृति बाद, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्रोड़ तकनीक से निर्मित होते थे इसके जो क्या होते थे इसके औजार। बड़े और बेडोल, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करता था, बेडोल शेप थी, इतना इसने दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ इसने मार के खाना था शिकार को, तो जो भी इसके हाथ में आता था उसी से ही मार के खा लेता था। इसका एक एग्जाम्पल है भीम भेटका। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भीम भेटका का है मध्य प्रदेश में, और क्या मिला है यहाँ पर गुफाओं में कुछ इसने चित्रकला या कुछ डिज़ाइन ऐसे बने हुए हैं जो कई बार कोई शिकार करता हुआ आदमी भी मिला है कि कोई इंसान क्या कर रहा है, मानव किसी चीज़ का शिकार, किसी जानवर का शिकार करते हुए इसने कुछ अपने पिक्चर्स बनाए हैं। तो कहाँ मिला है वो, हमें चित्रकला के साक्ष्य है भीमबेटका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आ गए मध्य पाषाण काल। सीधा पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे मौसम में बदलाव आया। ये धीरे धीरे जो हमारे ग्लेशियर्स थे पिघले और धीरे धीरे घास के मैदान बनने लगे, और घास के मैदान बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे जो चारा खाने वाले जानवर हैं उनकी तादाद बढ़ती गई, और क्या हुआ, पशुपालन की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत में सबसे पहला जो हमने पशु पाला वो था हमारा कुत्ता। याद रखिएगा, पशुपालन में सबसे पहले हम लोगों ने कुत्ता पालना शुरू किया, उसके बाद भेड़ बकरी और गाय बैलों का बाद में आया टाइम। दूसरा है कि हमने अब धीरे धीरे मध्य पाषाण, एक और चीज़ से जाना जाता है कि छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए थे इंसान ने। बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े पत्थरों को अब उसने तोड़ तोड़ कर क्या किया, छोटे छोटे औजारों में परिवर्तित कर दिया। तो अब छोटा पत्थर और छोटा औजार होता था, तो अब वो छोटे जानवरों का शिकार भी करने लग गया। जैसे मछली को मारना है तो बड़े पत्थर से तो नहीं मारेगा, तो छोटे औजार से वो मछली या फिर चिड़िया को मारना, उसका शिकार करना, तो छोटे औजारों के माध्यम से अब वो छोटे जानवरों का शिकार करने लग गया। मृतकों को दफनाने की क्रिया की भी शुरुआत कर दी गई धीरे। सर्वाधिक जलवायु परिवर्तन ये मैं बता ही चुकी हूँ, और तीर कमान का भी विकास हुआ। इस टाइम पर हमारा महदहा एक जगह है जहाँ से हमें वाणाग्र, यानी जो कहते हैं कि पत्थर से निर्मित क्या था, वाणाग्र मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमें मिला था। और यानी कि आदमी क्या करता, तीर कमान से यानी चिड़ियाओं को या फिर छोटे छोटे जानवरों का जो वो शिकार करता होगा, तो उसके लिए उसने शायद इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन ये जो बनते थे, ये जो वाणाग्र आगे का भाग था जो बनता था, वो किससे बनता, पत्थर से निर्मित होता था, क्योंकि अभी मानव को और किसी धातु की पहचान नहीं थी, सिर्फ वो पत्थर से ही अपने औजार बनाता था, या फिर हड्डियों का यूज़ करता था। जो जानवर मर जाते थे उनके सींग, उनकी जो खोपड़ियाँ थी, उनको तोड़कर भी उसने औजार बनाए हैं। नेक्स्ट आ गए हम नव पाषाण काल। नव मतलब एकदम नया। क्या है इसका टाइम, 7000 से 4000 तक के काल को क्या बोला जाता है, हमारा नव पाषाण काल। इस शब्द का यूज जो है नव पाषाण का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, जॉन लोबाग, एक इतिहासकार थे, उन्होंने सबसे पहले इस काल को क्या बोला, नव पाषाण काल। कृषि का प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। धीरे धीरे मानव ने क्या किया, जब धीरे धीरे यहाँ पर जब शुरुआत हुई, गाय क्या कहते हैं कि घास के मैदान बनने लगे, तो तब मानव ने देखा कि कैसे करके एक बीज ज़मीन में जाता है और उगता है। तो उससे उसने धीरे धीरे खुद भी उगाना सीखा अपने अन्न को। तो क्या किया, कृषि की शुरुआत हुई, और जब कृषि की शुरुआत करी मानव ने, तो धीरे धीरे वो स्थायी जीवन की तरफ भी बढ़ने लगा। एक जगह पर वो टिकना सीख गया। उसने कोई चीज़ बोई, कोई फसल बोई, तो एक फसल एक दिन में तो तैयार नहीं होती। फिर उसने क्या किया, उस फसल को जब तक वो तैयार नहीं हुई, फिर उसकी देख रेख करी, फिर उसको पकने के लिए छोड़ा, फिर मानसून से उसे बचाया, चिड़िया या इन सब से बचाने के लिए उसने आसपास रहना शुरू कर दिया अपने फसल के साथ। तो इस तरह से धीरे धीरे एक आदमी, दो आदमी, और गांव बसने की शुरुआत भी कब से हुई, हमारी नव पाषाण काल से। याद रखिएगा, कृषि की शुरुआत का होना यानी स्थायी जीवन की शुरुआत होना। कृषि के लिए ही आदमी एक जगह टिक कर रहता है और अपनी खेती करता है। और कृषि में सबसे पहले आदमी ने जौ उगाया और उसके बाद उगाया गेहूँ। कई बार जौ के बदले यव भी आ जाता है, तो दोनों एक ही है। तो सबसे पहले कृषि का प्रारंभ, और प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ एक जगह है कुछ इस तरह से, ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में है इस वक्त। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सुलेमान और किरथर, ये हमारा इंडिया और ये पाकिस्तान। तो ये कुछ इस तरह से, ये वाला सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये वाला बीच में जो दर्रा है, बोलन दर्रा, उसके पास है हमारा मेहरगढ़, एक समतल मैदान है।
ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले मानव ने क्या किया, कृषि का प्रारंभ किया, और सबसे पहले क्या हुआ, जौ और फिर गेहूँ उगाना। और मेहरगढ़ को अनाज की टोकरी, गेहूँ की डलिया भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि गेहूँ की डलिया किस काल में, नवपाषाण काल में किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गेहूँ की डलिया यानी मेहरगढ़, जहाँ से कृषि की शुरुआत हुई। मृदभांड का निर्माण हो गया, क्योंकि उस समय एक सबसे बड़ा मानव ने विकास किया, चक्र या पहिए का विकास किया मानव ने। जो कुम्हार का चाक होता है ना, उसका विकास इसी वक्त हुआ निर्माण, नवपाषाण काल। और जब चाक का विकास हुआ तो उसके ऊपर मिट्टी के क्या बनने लग गए, बर्तन बनने लग गए। तो मृद भांडों का निर्माण भी कब से शुरू हुआ है, नवपाषाण काल, यानी नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें आदमी ने कब सीखी हैं, नवपाषाण काल में। और मृद भांड का निर्माण का जो सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हमारा चौपानी मांडो, एक जगह है यूपी से, वहाँ से हमें मृद भांड का कुछ साक्ष्य मिला है। दूसरा होता है पहिए और चक्र का आविष्कार। पहिए और चक्र के आविष्कार ने मानव को, जैसे कहते हैं कि एक बहुत तगड़ा वो दिया, थ्रो दिया कि बहुत आगे तक चला वो। नेक्स्ट आ गए बुर्जा होम। बुर्जा होम एक ऐसी जगह, दफनाने की प्रक्रिया जब मानव ने शुरू की तो क्या किया उसने, कश्मीर में एक जगह है बुर्जा होम, वहाँ पर मानव ने, जब कोई मालिक मरता था तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। साक्ष्य मिला है यहाँ पे कि बुर्जा होम कश्मीर में एक ऐसी जगह है बुर्जा होम जहाँ पर मालिक के साथ उसका कुत्ते को भी दफनाया गया। दूसरा है पिकली हल कर्नाटक, यहाँ पर क्या मिला है हमें, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, पिकली हल। और पिकली हल और संगन कल्लू दोनों क्या है, कर्नाटक में, यहाँ पर राख के ढेर मिले हैं, यानी मानव को अब आग जलाना या फिर उसे पता था कि किस तरह से हमने आग का यूज़ करना है। मेहरगढ़ से कृषि के तो साक्ष्य मिले, एक और साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से कि मालिक के साथ बकरियों को भी दफनाया जाता था। शायद ये जो काल है नवपाषाण काल, इसमें शायद लोक और परलोक से संबंधित था ये, कि अगर हम मर जाएंगे तो वहाँ ऊपर जाके क्या खाएंगे। तो इस वजह से शायद कभी ये जो, जैसे बुर्जा होम में कुत्ते को दफनाया गया, तो मेहरगढ़ में बकरी को दफनाने के साक्ष्य हमें मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें चौकोर और आयताकार घरों के भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छी लगती है मेरी क्लासेस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सजेशन होता है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी और अच्छे से वीडियो तैयार करूँगी। ये वीडियो सबके लिए फ्री है, जितने भी DSSB या जो सुपर टेट और ये जो CTET वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको हर पेपर में ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। तो इसे ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।